डॉक्टर बेटी से बेरहमी पर रिपोर्ट से हुए बड़े खुलासे को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से रेप की पुष्टि हुई है। आपको बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक हत्या से पहले लेडी डॉक्टर के साथ रेप हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक लेडी डॉक्टर की गला दबाकर हत्या की गई है और सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच हत्या को अंजाम दिया गया है। आपको एक बार फिर से बता दें, इस पूरे मामले में अब रिपोर्ट के जरिए बड़े खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में, जिसमें रेप की पुष्टि हो चुकी है और हत्या से पहले लेडी डॉक्टर के साथ रेप को लेकर ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां लेडी डॉक्टर की गला दबाकर हत्या की गई और सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच हत्या की पुष्टि हो रही है। तो फिलहाल आपको बता दें, इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां अब लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस वक्त ये नया खुलासा हुआ है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले ट्रेनी डॉक्टर का रेप किया गया। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या से पहले रेप की पुष्टि को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। और फिलहाल आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में और क्या क्या खुलासा हुआ है डॉक्टर मर्डर केस में रेप की पुष्टि, जहां ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या से पहले रेप की पुष्टि को लेकर ही इस वक्त जानकारी सामने आ रही है। सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का भी रुख करूंगी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी फिलहाल क्या क्या खुलासे हुए हैं इस बारे में जानकारी आपके सामने। जहां लेडी डॉक्टर की हत्या से पहले रेप को लेकर इस वक्त खबर आ रही है और तड़के 3 बजे से 5 बजे के बीच मौत हुई है। आपको बता दें, मौत होने तक गला दबाया गया और दरिंदगी की वजह से कॉलर बोन तक टूट गई। इस बीच मृतक के नाखूनों में त्वचा और बाल भी पाए गए हैं, जिसकी आगे भी जांच की जाएगी। आरोपी की त्वचा बाल से मिलान किया जाएगा। ये इस वक्त रिपोर्ट के बाद हुए बड़े खुलासे के साथ साथ एक बार फिर से बता दें, लगातार हमारे सहयोगी रविशंकर दत्ता कोलकाता से हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले में अभी फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए रेप की पुष्टि हो चुकी है। और रिपोर्ट के मुताबिक हत्या से पहले लेडी डॉक्टर के साथ रेप को लेकर ही इस वक्त खबर आ रही है, जहां लेडी डॉक्टर की गला दबाकर हत्या की गई है और सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच हत्या की पुष्टि रिपोर्ट के आधार पर भी हो रही है। हालांकि अब जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए और खुलासे हो रहे हैं, इस बीच आपको बता दें आगे भी जांच की जाएगी, क्योंकि नाखूनों के पास, बिल्कुल हाथ के पास, नाखूनों के पास स्किन और साथ ही हेयर को लेकर जो डिटेक्शन किया जा रहा है, उस आधार पर आगे और खुलासे भी संभव हैं, क्योंकि उनका मिलान, उनकी पहचान आरोपी के साथ की जाएगी। फिलहाल इस वक्त आपको बता दें, इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के बीच आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए इस वक्त खबर सामने आ रही है, जिसमें यह पुष्टि हो चुकी है कि हत्या से पहले लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ, रेप हुआ। हमारे सहयोगी इस वक्त रविशंकर दत्ता हमारे साथ हैं और रवि, इसी रिपोर्ट के आधार पर कॉलर बोन के टूटना, यानी जो अटैक हुआ उसके जरिए यह स्पेक्युलेट किया जा रहा था कि एक से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब रिपोर्ट के माध्यम से क्या और जानकारियां इस पूरे मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन को राह देंगी? देखिए, ये पूरा मामला में 3-4 पहलू है जो कि समझने की कोशिश हमें करना चाहिए। पहले तो पुलिस ने कहा था उसका घर वालों को फ़ोन करके कि जो लेडी डॉक्टर है उसने सुसाइड किया। सवाल उठ रहा है कि किसके कहने पे ये कहा, जब प्रीलिमिनरी पीएम रिपोर्ट जो नहीं आया था, उसका बाद जब प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आया तब देखा गया मल्टीपल इंजुरीज है, ब्रूटल रेप है, फिजिकल असॉल्ट है, खून है, बहुत सारा चीज़ है जिसमें ये समझ में आता है उसके साथ ज़बरदस्ती किया गया था या तो फिर टॉर्चर किया गया था। उसका बाद पुलिस ने स्टेटमेंट दिया कि पहले मर्डर किया गया, उसके बाद रेप किया गया। तो इसमें ये समझ में आया जो व्यक्ति ने ये घटना घटाई थी संजय बोल के, उसका मानसिक स्थिति क्या है, उसके ऊपर सवाल उठ रहे थे, क्योंकि उसका कहा जा रहा है उसका 3-4 शादियां हैं, वो पहले से ही ऐसे थे। लेकिन अब जब सेकेंड रिपोर्ट आया है जो कि ये औरत है, ये जो डॉक्टर है, उनका घर वालों को हाथ में दिया गया, उसमें देखा जा रहा है कि पहले रेप हुआ है, उसके बाद मर्डर हुआ है। कहीं ऐसे इंजुरीज है जो कि आम एक नॉर्मल रेप एंड मर्डर में नहीं हो सकता, जैसे कि उसका जो कॉलर बोन है वो टूटा हुआ है, एक सूत्र से खबर मिल रहा है पेल्विक बोन टूटा हुआ है। दूसरा सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि जब ये घटना घटी 3 से 5 बजे के बीच कोई आवाज़ क्यों नहीं हुआ,
या क्या उसको इसमें और कोई लोग इन्वॉल्व है, क्योंकि ऐसा हो सकता है जब उनके साथ बलात्कार किया जा रहा था किसी ने हाथ पकड़ के रखा था या तो फिर उनका मुंह कोई पकड़ के रखा था, क्योंकि ये जो डॉक्टर है उनके नाखून से जो स्किन और बाल के सैंपल्स मिले हैं उसका डीएनए टेस्टिंग अब होंगे। जो उनके साथ फिजिकल जबरदस्ती किया गया था, उनका बलात्कार किया गया था, उसमें जो सीमेन सैंपल्स है उसका अब डीएनए टेस्टिंग होगा। क्या एक से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व थे, ये अब समझने की पुलिस कोशिश कर रहा है। तो ये जो पूरा मामला है ये ज़्यादा और भी गहरा होता जा रहा है और इसमें पुलिस ऑलरेडी 3-4 लोगों को पूछताछ कर रहे हैं। अब क्योंकि तो एक तरफ जहां रिपोर्ट के जरिए इस पूरे मामले पर खुलासे हो रहे हैं, वही रविशंकर दत्ता हकीकत ये भी है कि देश भर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और आज भी अब डॉक्टर्स की हड़ताल जारी रहेगी, क्योंकि डॉक्टर्स और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक बेनतीजा रही है और फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है और इस बीच ये खबर सामने आ रही है जहां अब फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल को जारी रखने का ऐलान कर दिया। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने भी कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ आज से ओपीडी सर्विस बंद करने का ऐलान कर दिया है। मुंबई से लेकर अलीगढ़ और जयपुर में डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। आईएमए ने स्वास्थ्य मंत्री से मिलने का समय मांगा है। दिल्ली में कल से ही डॉक्टर कार्य बहिष्कार पर हैं, जिसकी वजह से एम्स में सर्जरी के 80% केस नहीं लिए गए। रेजिडेंट डॉक्टर्स मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर रविवार तक पुलिस नतीजे पर नहीं पहुंचती है तो सरकार खुद सीबीआई को जांच सौंप देगी। लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने अभी तक कोई पहल नहीं की है। पुलिस का स्टैंड सही नहीं है। हम पहले से ही एज ए पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी इज डिमांडिंग फॉर द सीबीआई प्रोब। Even our CM Mamata Banerjee has given the consent that she is ready for the CBI probe, but I don't know why she is not giving or writing such letter to the Home Ministry. कल जब ममता बनर्जी मृतक डॉक्टर के परिजनों से मिलने गई थी तो परिजनों ने लेडी डॉक्टर के दोस्तों से भी पूछताछ करने की मांग की थी। खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां हाई टेंशन लाइन गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया है और भोपाल में हाई टेंशन लाइन गिरने से दर्दनाक हादसे को लेकर खबर यह है कि इसमें एक डॉक्टर की मौत हो गई है जबकि 3 लोग झुलस गए हैं। क्लिनिक के बाहर गिरी थी ये हाई टेंशन लाइन। क्या बात कर रहा है? सड़क पर भरे पानी में करंट फैल गया। लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के भी आरोप लगाए हैं। अशोका गार्डन इलाके में हाई टेंशन वायर गिरने से हुए इस हादसे को लेकर इस वक्त और जानकारी हमारे सहयोगी शुभम हमें दे रहे हैं। शुभम, इस वक्त स्थिति क्या है? देखिए सुरभि, कल देर रात की ये घटना है और हाई टेंशन तार जैसे ही पानी में गिरा, चूंकि बारिश का समय है, जलभराव था और पानी में करंट फैला और वहां पर मौजूद एक डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर थे, उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जिनका नाम उपेंद्र तिवारी बताया जा रहा है। काफी झुलस गए थे। इसके आसपास जो इलाका था, जितने भी लोग थे, अफरा तफरी मची, क्योंकि इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है। आग एक तरह से दिखाई दे रही थी, पानी में करंट था। तो कुल मिलाकर एक शख्स की, एक डॉक्टर की मौत हुई है। उसके बाद स्थिति पर जैसे तैसे काबू पाया गया। चलिए शुभम, नजर बनाए रखें, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। क्या बात कर रहा है? और बाढ़ बारिश से बिगड़ रहे हालात को लेकर अब बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राजस्थान के सवाई माधोपुर में बारिश और बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं और पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश आफत बनकर बरस रही है। पानी का तेज बहाव और उसका रौद्र रूप, बाढ़ बारिश की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। सुरवल झील में उफान नजर आ रहा है। कई नदी नालों में जल सैलाब है, जिससे पूरे इलाके में पानी ही पानी नजर आ रहा है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही दिख रहा है। सड़कों पर जल भराव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें राजस्थान के सवाई माधोपुर की हैं। देखिए कैसे सैलाब के प्रहार से कोहराम मचा हुआ है। सवाई माधोपुर में पिछले 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। यहाँ तेज बारिश आफत बनकर बरस रही है, जिससे कई इलाकों में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं रणथंभौर के झरनों ने रौद्र रूप धारण किया हुआ है।
जिसकी वजह से मिश्र दर्रा पर पानी की तेज बहाव के चलते यहाँ यातायात बंद कर दिया गया। यहाँ पर गौमुखी से 1.5 फीट ऊपर पानी बह रहा है। बारिश के पानी में कई लोग फंस गए, जिनका रेस्क्यू किया गया। और राजस्थान के गंगापुर में लगातार हो रही बारिश से सड़क, कॉलोनीज और मोहल्ले भी जलमग्न हो चुके हैं और प्रशासन ने कई लोगों को अब रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह भी पहुंचाया है। तस्वीरें देखकर आपको जरूर लगा होगा कि ये कोई नदी या नहर है जिस पर लोग नाव की सवारी कर रहे हैं, लेकिन ये नदी नहीं बल्कि राजस्थान के गंगापुर सिटी का नौगांव गांव है, जहां लगातार हुई बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ किस कदर बारिश हुई है। हर तरफ जल सैलाब नजर आ रहा है। पानी ने पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया है। लोगों के घरों में भी पानी ने दस्तक दे दी है। पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए नाव चलाई जा रही है। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं लगातार बारिश की वजह से राजस्थान के करौली में भी हाल बेहाल है, जहां रिहायशी इलाकों में कई फीट पानी भर गया है। पानी में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए सिविल डिफेंस और SDRF की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। भारी बारिश के चलते जिले के सभी स्कूलों को बंद करना पड़ा। लगातार बारिश की वजह से पांचना बांध का जलस्तर भी तेजी से बढ़ने लगा, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरा सगत तो पानी में सगत तो भगो सामान हमारो सब पलंग, फ्रिज, कपड़ा लत्ता, रजाई ओढ़ के सब भगे। और राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां जयपुर में मानसून की भारी बारिश के चलते पानी अब एयरपोर्ट के अंदर तक आ गया है। ये तस्वीरें जयपुर एयरपोर्ट की हैं, जहां नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तेज बारिश की वजह से जयपुर एयरपोर्ट के अराइवल गेट पर पानी भर गया। एयरपोर्ट का बड़ा हिस्सा दरिया में तब्दील हो गया। पानी के बीच यात्री परेशान नजर आए। फायर ब्रिगेड की टीम पंप की मदद से पानी निकासी की कोशिश करती नजर आई। बताया जा रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम ठीक न होने से एयरपोर्ट पर लगातार जल भराव की समस्या सामने आ रही है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के बाद से एयरपोर्ट के एक हिस्से में पानी भरने की समस्या सामने आ रही है। वहीं मौसम विभाग ने जयपुर में अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों में अवकाश निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अजमेर, जोधपुर और बीकानेर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। इस दौरान जोधपुर और आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं बेहद भारी बारिश हो सकती है। और हिमाचल प्रदेश के ऊना में बादलों ने कैसे कहर बरपाया है और बाढ़ की विनाश लीला कैसी है, इस रिपोर्ट में समझिए। हिमाचल प्रदेश के ऊना में जल प्रलय की ये तस्वीरें 2 दिन पहले की हैं, जहां सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई जिसकी खौफनाक तस्वीरें लोगों के दिलो दिमाग से अब तक नहीं निकल सकी हैं। आसमान से तबाही का प्रहार हुआ और मंजर ऐसा भयावह हो गया कि देखते ही देखते दिल दहल जाए। सड़कों पर मलबा बिखरा हुआ है। घरों के सामने तबाही की साक्षात निशानियां हैं। सब चीजें उलट पुलट हो गई हैं। हर चीज चकनाचूर हो चुकी है। यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। जरा इन गाड़ियों की हालत देख लीजिए। भारी बारिश ने इन गाड़ियों की क्या हालत कर रखी है। ऊना के बथाड़ी गांव में बरसाती नाले ने इतनी तबाही मचाई कि पेट्रोल पंप भी बह गया। बथाड़ी इलाके में काफी प्रवासी मजदूर रहते हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं। 70-80 फुट खड्डे डाले हैं, नजायज मैलिंग हो रही है। वो पानी इकट्ठा हो के बाद में इकट्ठा ही बह गया जो भी है। बिहार के भागलपुर में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसके चलते गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कांवड़ियों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें भागलपुर के सुल्तानगंज की हैं, जहां आज गैवीनाथ धाम पहुंचे कांवड़ियों को बारिश के बाद हुए जल भराव से परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल लगातार हो रही बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से नमामि गंगे घाट पर बने टेंट सिटी में गंगा नदी का पानी भर गया। नदी के पानी के साथ टेंट में नाली का पानी भी भरने से कांवड़ियों की परेशानी बढ़ गई। वहीं गंगा का जलस्तर बढ़ने पर बैरिकेडिंग टूटने से कांवड़ियों को गंगा स्नान करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ ना कोई सुविधा है, ना बैठने का, ना गर्मी में ना पंखा है। देख लीजिए पानी में इसी बैठे हुए। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और देखते हैं पंखा उनका है पड़ा हुआ है। गोले लगाने के लिए तो बोलते हैं कि करंट आ जाता है पानी से। पिछले कुछ दिनों से हुई बारिश से गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। बक्सर, पटना से लेकर भागलपुर तक के कई इलाकों में गंगा नदी का जलस्तर लाल निशान के पार हो चुका है।
राजधानी दिल्ली में सोमवार देर रात कई जगहों पर तेज बारिश हुई और इस वजह से जगह जगह जल भराव है। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन से बारिश हो रही है। वहीं लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भले ही लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन जगह जगह जल भराव होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तस्वीरें दिल्ली के उद्योग भवन इलाके की हैं, जहां रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर जल भराव भी देखने को मिला, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। अब दिल्ली के धौलक कुआं के हालात देखिए, जहां तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया और गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। यहाँ शांति निकेतन कॉलोनी में भी कई फीट पानी भर गया। धौलक कुआं रोड पर मौजूद हूँ और ये शांति निकेतन कॉलोनी है, जहाँ पर आप देख सकते हैं देर रात हुई तेज बारिश ने यहाँ पर बॉर्डर लॉगिंग कर दी, जिसकी वजह से जो वाहनों की गति है वो काफी धीमी हो चुकी है। वहीं दिल्ली ही नहीं, नोएडा में भी जोरदार बारिश हुई। बारिश की वजह से नोएडा की सड़कों पर पानी भर गया है। आने जाने वालों को जल भराव से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको दिखाते हैं कैसे कुदरत ने दुनिया के कई देशों में भी कोहराम मचा रखा है और तूफान मारिया के असर से ही जापान के कई हिस्सों में जोरदार बारिश दर्ज हुई है। समुद्र में उठती ऊंची ऊंची लहरों और बारिश की तस्वीर जापान के ओफुनाटो शहर की हैं। तूफान मारिया ने पूर्वोत्तर इलाके में जमकर कहर मचाया है। तूफान का सबसे पहले असर इवाते प्रांत के ओफुनाटो शहर में दिखा, जहां लैंडफॉल के बाद समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठी और जबरदस्त बारिश हुई। तूफान से पैदा हुए हालात को देखते हुए निचले इलाकों में बाढ़, नदियों में उफान और भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 48 घंटों में तूफान के कारण इवाते में करीब 450 mm बारिश दर्ज की गई। एहतियातन आओमोरी और मियागी के निचले इलाकों से लोगों को निकालने का काम जारी है। जापान में उड़ानें और ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। मारिया तूफान एक समय टाइफून मारिया था, लेकिन अब कमजोर हो गया है और अब 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। अब तक किसी नुकसान या जान जाने की सूचना नहीं है, लेकिन अधिकारियों ने क्षेत्र में तूफान से बाढ़ और भूस्खलन के खतरों के बारे में अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुलिस ने आतंकियों के 9 मददगारों को धर दबोचा है, जिनकी वजह से डोडा, उधमपुर और कठुआ में कई आतंकी अपना जाल फैलाने में कामयाब हुए थे। आतंक के नेटवर्क को ध्वस्त करने में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने आतंकियों को पनाह देने वाले ऐसे 9 मददगारों को पकड़ा है जो आतंकी हैंडलर्स के संपर्क में थे। बताया जा रहा है कि इनकी ही मदद से हाल के दिनों में आतंकियों की डोडा, उधमपुर और कठुआ में सक्रियता बढ़ी थी। कठुआ पुलिस ने जिन मददगारों को पकड़ा है उनमें मोहम्मद लतीफ, अख्तर अली, सद्दाम, कुशाल, नूरानी, मकबूल, लियाकत, कासिमुद्दीन, खादिम का नाम शामिल है। मोहम्मद लतीफ को इस पूरे नेटवर्क का किंग पिन बताया गया है, जिस पर विदेशी आतंकियों को गाइड करने, शेल्टर देने और खाने पीने का इंतजाम करने का आरोप है। ये सभी आरोपी कठुआ के ही रहने वाले हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि गंगदो ऑपरेशन में मारे गए 3 आतंकियों को भी मदद दी गई थी। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने उन आतंकियों की भी मदद की है जिनके हमले में 4 जवान शहीद हो गए थे। जांच में पाया गया है कि किंग पिन मोहम्मद लतीफ ने सांबा कठुआ सेक्टर में घुसपैठ करने वाले आतंकियों की मदद में अहम भूमिका निभाई थी। उसने आतंकियों को ऊंची पहाड़ियों तक पहुँचाने में मदद की थी। जम्मू के अलग अलग जिलों में सेना आतंक के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है और एलओसी पर भी सेना अलर्ट मोड पर है। देखिए TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना किस तरीके से अलर्ट है, इस समय में मौजूद हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके नौशेरा सेक्टर में और आज हम बने हैं भारतीय सेना की पेट्रोलिंग का हिस्सा। तस्वीरों में आप देखिए सेना के जवान बेहद ज्यादा अलर्ट है। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं ये है मेटल डिटेक्टर और यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर माइंस का भी काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। और ऐसे में ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो सेना के जवान हैं वो बेहद ज़्यादा अलर्ट हैं। कुछ इनको मूवमेंट लगी है जिसके बाद यहाँ पर रुकने का इशारा जो है वो यहाँ पर किया गया है। अक्सर कई घंटों तक ऐसे ही सेना के जवान जो है एक जगह एक पोजीशन में रहते हैं। जैसे ही उनको कुछ खतरा लगता है, जैसे ही आगे का इलाका क्लियर लगता है तो उसके बाद जो सेना के जवान हैं वो आगे की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर सेना के जवान जो है वो लगातार आगे चलने के लिए रणनीति जो है वो बना रहे हैं।
भारतीय सेना के बेड़े में एक ऐसा ड्रोन शामिल हुआ है जो एंटी टेरर ऑपरेशन में कारगर भूमिका निभा रहा है। छोटा होने की वजह से ये जंगल के अंदर भी पहुंच सकता है। और अगर आतंकी इन घनी झाड़ियों में छुपते हैं तो उस वक्त भी इस ड्रोन के जरिए उसको ट्रैक किया जा सकता है, उस आतंकी को ट्रैक किया जा सकता है और उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा इलाके में घने जंगल आते हैं, कई जगहों पे नदी नाले आते हैं, दिन रात ये काम कर सकता है। और इसकी अगर रेंज की बात की जाए तकरीबन 5 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है और 500 मीटर जो है वो यहाँ पर ये जो है 500 मीटर तक उड़ सकता है। छोटा ड्रोन है, इफेक्टिव ड्रोन है, ये भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुआ है और तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखिए कि किस तरीके का ये ड्रोन है और इसकी इमेज जो है वो गॉगल के अंदर कैच होती है। अक्सर हमने देखा है कि आतंकी जो है वो घने जंगलों के अंदर छुप जाते हैं और उस वक्त इस ड्रोन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो अब भारतीय सेना की तरफ से किया जाएगा ताकि दुश्मन का खात्मा जो है वो किया जा सके। कांग्रेस की आज बड़ी बैठक है जिसमें दलितों और आदिवासियों के मुद्दे पर पार्टी की रणनीति पर होगा मंथन। 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले दलित और आदिवासी वोटरों को लुभाने के लिए कांग्रेस ने विशेष रणनीति बनाने का निर्णय लिया है। इस पर चर्चा के लिए आज बैठक होने जा रही है जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ ही पार्टी के सभी महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष और राज्यों के प्रभारी शामिल होंगे। कांग्रेस के उच्च सूत्रों से TV9 को जानकारी मिली है कि इस बैठक में हाल ही में SC/ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर प्रमुख तौर पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस का मानना है कि ये मुद्दा दलित और आदिवासी मतदाताओं के बीच व्यापक समर्थन जुटाने में सहायक हो सकता है। पार्टी समाज के अंदर, इस देश के अंदर डिवीजन नहीं चाहती है। हम लोग नहीं चाहते कि किसी भी तरीके का आपस में कोई भेदभाव हो या किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो। पार्टी ने पहले स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो SC/ST के लिए क्रीमी लेयर के हक में नहीं है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक हुई है। आगे की रणनीति पर मंथन हुआ। दिल्ली में 2025 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने चुनावों को लेकर अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में बैठक हुई। इस दौरान सुनीता केजरीवाल भी मौजूद रहीं। बैठक में दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय के अलावा सांसद संदीप पाठक और आप विधायकों ने हिस्सा लिया और आगामी चुनाव में भी बड़ी जीत का दावा किया। सबने ये रेजोल्यूशन लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने एग्रेसिव तरीके से हमें तोड़ने की कोशिश की है उससे 100 गुना ज्यादा ताकत से हम इस चुनाव को लड़ेंगे और भाजपा ने जितनी भी सीटें लेके आई थी उससे भी कम में इस बार उनको निपटा देगी जनता। मनीष सिसोदिया की तिहाड़ से रिहाई से पार्टी खुश है। पार्टी के दौरान उनका स्वागत किया गया। मनीष सिसोदिया कल से दिल्ली में पदयात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। वे आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भी प्रचार करेंगे। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आया है। राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है। आज सुबह 6:30 बजे जेल से बाहर निकला राम रहीम और राम रहीम फरलो की मियाद बागपत जिले में बरनावा आश्रम में बिताएगा। और यूपी के बुलंदशहर में अब्दुल्ला का अपनों ने सामाजिक बहिष्कार कर दिया है क्योंकि उन्होंने कांवड़ियों के स्वागत में फूलों की बारिश कर दी थी। अब्दुल्ला की शिकायत के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। सियाना नहर चौकी पर मुसलमानों ने कांवड़ियों का पुष्प वर्षा से स्वागत किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए, लेकिन कुछ लोगों को धार्मिक सौहार्द से जुड़ी ये तस्वीर पसंद नहीं आई और जगह जगह सिर्फ कारी अब्दुल्ला के सामाजिक बहिष्कार से जुड़ा पोस्टर लगा दिया गया। पोस्टर में अब्दुल्ला को इस्लाम से खारिज करने का आह्वान किया गया है। इस विरोध के बाद अब्दुल्ला ने पुलिस में मामला दर्ज किया है। हम पिछले कई वर्षों से जो है जो ये कांवड़ यात्री होते हैं भोले, हम इनका जो है स्वागत करते आए हैं, फूल वर्षा करते आए हैं। भाई ये देश जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का देश है और इस देश की जो तहजीब है ये भी गंगा जमुना तहजीब है। अब्दुल्ला ने बताया कि लोगों को इस बात पर एतराज है कि उन्होंने भोले शंकर का नारा क्यों लगाया। शंकर भगवान के
बोल शंकर भगवान की बम बम। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा प्रशासन की मौजूदगी में की गई थी। कारी अब्दुल्ला ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और यूपी के बांदा में शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म का मामला अब सामने आया है और पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ब्लैकमेल किया मुझे, किस लिए? बोलता था तू अगर मेरे से बात नहीं करेगी तो मर जाऊंगा, तो तेरा ही नाम आएगा। लड़की ने सलमान नाम के युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है और सलमान के दोस्त सुशील पर वारदात में साथ देने का आरोप लगाया है। मामला उत्तर प्रदेश के बांदा का है। लड़की ने बताया कि सलमान ने शादी का झांसा देकर पहले उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद पुल से नीचे फेंक दिया। पुल तक आया, मुझे धक्का दे के चला गया, फिर उसने मुड़ के नहीं देखा कि हम मर गए। जख्मी हालत में पीड़िता को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है। पुलिस के मुताबिक लड़की खुद पुल से कूद गई। सुनी हुई अपने मित्र से जिस लड़ाई में ये लड़की ऊपर से फ्लाईओवर से कूद गई। तत्काल इसमें जो एफआईआर दी जा रही है परिवार द्वारा पंजीकृत की जा रही है। इसमें अरेस्टिंग भी कर ली गई है उस मुख्य अभियुक्त की और जिसका कमरा था उस लड़के की भी। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। आंकड़ों के मुताबिक खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों में कमी आई है, जिसकी वजह से रिटेल महंगाई दर घटी है। रिटेल महंगाई दर जुलाई में घटकर 3.54% पर आ गई है। करीब 5 साल में ये पहला मौका है जब रिटेल महंगाई दर आरबीआई के 4% के टारगेट से नीचे आई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित रिटेल महंगाई दर इस साल जून में 5.08% थी, जबकि बीते साल जुलाई में ये 7.44% थी। सरकार ने रिजर्व बैंक को रिटेल महंगाई दर 2% कम ज्यादा के साथ 4% रखने की जिम्मेदारी दी हुई है। अब रिटेल महंगाई दर में कमी के बाद आरबीआई की अगली नीतिगत बैठक में ब्याज दरों में कमी के बारे में फैसला लिया जा सकता है। नीतिगत ब्याज दरों में बदलाव करते वक्त केंद्रीय बैंक रिटेल महंगाई दर को जरूर ध्यान में रखता है। ऐसे में कह सकते हैं कि जुलाई में रिटेल महंगाई में कमी आम आदमी के लिए शुभ संकेत है, लेकिन ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि महंगाई पूरी तरह से नियंत्रण में है। वहीं देश का औद्योगिक उत्पादन जून के महीने में खनन और बिजली क्षेत्रों के अच्छे प्रदर्शन की वजह से 4.2% की दर से बढ़ा है। सोमवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में ये जानकारी दी गई। पिछले साल जून में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 4% रही थी। 15 अगस्त को देश स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है और इस दिन घर घर तिरंगा फहराया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है 1947 में फहराया गया तिरंगा आज भी संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज संग्रहालय में 12 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा तिरंगा रखा गया है। ये 15 अगस्त 1947 को फहराए गए पहले ध्वजों में से एक है। ये तिरंगा उस पूरे संघर्ष का प्रमाण है जो एक एक भारतीय ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किया था। बता दें कि ये तिरंगा शुद्ध रेशम से बना है और इसकी लंबाई लगभग 3.5 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर 40 सेंटीमीटर है, जिसे 15 अगस्त 1947 को सुबह 5:30 पर फोर्ट सेंट जॉर्ज किले में फहराया गया। संग्रहालय में भारतीय स्वतंत्रता गैलरी भारतीय ध्वज के विकास और तिरंगे के पीछे की कहानियों को भी प्रदर्शित करती है। फोर्ट सेंट जॉर्ज संग्रहालय को 31 जनवरी 1948 से जनता के लिए खोल दिया गया। किले में विशेष अवशेषों को रखने के लिए इस इमारत में संग्रहालय स्थापित करने का विचार 1946 में कर्नल DM ने रखा था। इस संग्रहालय में अब औपनिवेशिक काल की 3500 से अधिक कलाकृतियां हैं। उनमें से सर्वश्रेष्ठ को 9 दीर्घाओं में प्रदर्शित किया गया है। संग्रहालय के रिसेप्शन पर एक चित्र 1640 के बाद से किले के विकास और उसके निर्माण को दर्शाता है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में अभी नहीं होंगे चुनाव। अभी यूनुस के नेतृत्व में ही सरकार चलेगी। डॉक्टर यूनुस ने BNP, जमात और सभी पॉलिटिकल पार्टी को साफ संदेश दिया। बांग्लादेश के हालात ठीक करने में समय लगेगा। सारी स्थिति सामान्य होने से पहले चुनाव करवाना भी संभव नहीं है। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, क्या खबर उस बारे में? और बिल्कुल, देखिए, इस बात को लेकर जो चर्चा हो रही थी कि आखिरकार डॉक्टर यूनुस के नेतृत्व में ये अंतरिम सरकार का क्या प्लान है, कब वो चुनाव कराएंगे, कब दूसरी राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका मिलेगा, इन सब को लेकर अब बहुत सारी बातें साफ हो गई है। इस समय अंतरिम सरकार के मुखिया डॉक्टर यूनुस की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि बांग्लादेश के हालात जब तक पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, जब तक स्थितियां सामान्य नहीं हो जाए, तब तक चुनाव कराना संभव नहीं है।
और इस स्थितियों को सामान्य होने में वक्त लगेगा, लंबा वक्त लगेगा, और जब तक ये सारी चीजें ठीक नहीं हो जाती है तब तक चुनाव नहीं कराया जा सकता है। ये बात साफ तौर पर अंतरिम सरकार के मुखिया डॉक्टर यूनुस ने तमाम राजनीतिक दलों को, खास करके बीएनपी और जमात और दूसरी जो राजनीतिक दल है उन सबको कह दिया है। हालांकि कई जो छोटे राजनीतिक दल हैं उन्होंने इस बात पर सहमति भी जताई कि हाँ इसमें वक्त लगेगा और जितना वक्त लगेगा उतना हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बीएनपी और जमात जैसी पार्टी इसके लिए लंबा वक्त देने को तैयार नहीं है। बहरहाल सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया, डॉक्टर यूनुस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि हम जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएंगे। हालांकि अंतरिम सरकार के प्रमुख अभी किस लिहाज से और फैसले ले रहे हैं, मनीष बने रहे आप हमारे साथ, क्योंकि एक और बड़ी खबर है जहां बांग्लादेश में राष्ट्रीय शोक दिवस पर फैसला आज और अंतरिम सरकार के प्रमुख डॉक्टर यूनुस फैसला लेंगे। 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है, शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की बरसी पर शोक दिवस। लगभग सभी दलों ने परंपरा खत्म करने की मांग की है। डॉक्टर यूनुस ने बीएनपी और जमात समेत 7 पार्टी से मीटिंग भी की है। शेख हसीना सरकार ने 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। मनीष, इस बारे में क्या खबर सामने आ रही है, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण फैसले इस वक्त अंतरिम सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक तरफ जहां डॉक्टर यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बहुत से नीतिगत फैसले ले रही है, लेकिन ये फैसला बेहद संवेदनशील है और बहुत हद तक इस फैसले से जो है एक बड़ा मैसेज भी सरकार देने की कोशिश करने वाली है, क्योंकि 15 अगस्त जो कि 2 दिन बाद है, जब भारत अपने देश अपनी आजादी के लिए स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ठीक उसी दिन बांग्लादेश में पिछले कई सालों से राष्ट्रीय शोक मनाया जाता था। वो इसलिए क्योंकि उसी दिन बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार समेत करीब 40 लोगों की 15 अगस्त 1975 को हत्या हो गई थी 32 धानमंडी रोड पर। और उसके बाद से शेख हसीना की जब सरकार बनी तब 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक मनाया जाता था, लेकिन अब चूंकि शेख हसीना नहीं है, शेख हसीना के सत्ता पलट के बाद अब लगातार ये मांग उठ रही थी कि 15 अगस्त को जो राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है वो राष्ट्रीय शोक नहीं मनाया जाए, उस दिन कोई नेशनल हॉलीडे नहीं मनाया जाए। यहाँ तक कि कई सारे राजनीतिक दलों की तरफ से ये कहा गया कि चाहे अमेरिका में लिंकन हो या फिर जॉर्ज वॉशिंगटन हो, जो दूसरे देशों के जो तमाम दूसरे राष्ट्रपिता जी ने कहा जाता है, उनके नाम पर कहाँ राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है। इस तरह के दबाव बढ़ रहे हैं और फैसला आज डॉक्टर यूनुस को लेना है। नजर बनाए रखें, आगे इस बारे में आपसे लेंगे अपडेट। शुक्रिया। आज बांग्लादेश के हिंदू संगठन से जुड़ा प्रतिनिधिमंडल अंतरिम सरकार के मुखिया से मुलाकात करने वाले हैं और हिंदू संगठन मोहम्मद यूनुस के सामने सुरक्षा और अधिकार से जुड़ी 8 मांगे रखेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर देश के शिक्षाविदों सहित 50 नामचीन हस्तियों ने ओपन लेटर लिखा है, जिसमें संसद में हिंसा के खिलाफ प्रस्ताव लाने की मांग की गई है। इस बीच आज बांग्लादेश के हिंदू छात्र संगठन अपनी 8 मांगों की सूची लेकर तैयार हैं, जो अंतरिम सरकार के मुखिया के सामने रखनी है। आज मोहम्मद यूनुस हिंदू प्रतिनिधिमंडल से मिलेंगे। इस मुलाकात में हिंदुओं की मौजूदा चिंता पर चर्चा होगी और हिंदू संगठन उनके सामने हिंदू हितों से जुड़ी 8 मांगे रखेंगे, जिसमें हमले के बाद पीड़ितों को मुआवजा देने के अलावा खासतौर से अल्पसंख्यक सुरक्षा कानून और अल्पसंख्यकों के लिए मंत्रालय बनाने की मांग शामिल है। बांग्लादेश के हिंदू सुरक्षा कानून की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ताजा मामलों में 15 से 20 मंदिरों पर हमला हुआ है और करीब 300 घरों को आग के हवाले किया गया है। TV9 भारतवर्ष की टीम ने भी ढाका से लेकर मेहरपुर तक तबाही की तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं। संवाददाता मनीष झा ने इस्कॉन मंदिर का भी जायजा लिया है, जिसे 5 अगस्त को जला दिया गया था। पाकिस्तानी सेना ने पूर्व ISI चीफ फैज हमीद को हिरासत में लिया है। हमीद पर हाउसिंग स्कीम में घोटाले का आरोप है। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी पूर्व खुफिया प्रमुख के खिलाफ कोर्ट मार्शल की तैयारी चल रही है। इमरान सरकार के समय में सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले ISI के पूर्व चीफ पर घोटाले का बड़ा आरोप लगा है, जिसके बाद ISI के पूर्व चीफ फैज हमीद को हिरासत में ले लिया गया है और उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमीद पर टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम में घोटाले का आरोप और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनके खिलाफ जांच हुई थी। 8 नवंबर 2023 को टॉप सिटी के मालिक मोइज अहमद खान ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी,
जिसमें आरोप लगाया गया था कि 12 मई 2017 को जनरल हमीद के ऑर्डर पर आईएसआई अधिकारियों ने टॉप सिटी कार्यालय और मालिक मोइज के घर छापा मारा था, जिसमें सोना, हीरा सहित कीमती सामान जब्त कर लिए गए थे। इस दौरान अधिकारियों ने 4 करोड़ की नकदी वसूली की थी। इमरान खान के शासन के दौरान हमीद को तत्कालीन आईएसआई प्रमुख असीम मुनीर की जगह नियुक्त किया गया था, लेकिन कुछ दिन बाद सेना ने हमीद को भी इस पद से हटा दिया था। ऐसा माना जाता है कि इसी के बाद से इमरान और पाकिस्तानी सेना के बीच रिश्तों में खटास आ गई थी। एक बार फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, पाक अफगान बॉर्डर पर तनाव को लेकर है, जहां तोकरम इलाके में दोनों देश की सेना आमने सामने और पाक अफगान सेना के बीच भारी गोलीबारी। चेक पोस्ट के निर्माण को लेकर झड़प भी खबर आ रही है। साथ ही पाक अफगान सीमा पर व्यापार भी स्थगित। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।